Welcome to my YouTube channel student. This is Opal October Commerce and Management. मैनेजमेंट की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, उसी की आज ये क्लास नंबर 4th है, जहाँ पे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में चर्चा की थी। आज जो है उसके जो फर्दर स्टेप है उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहने वाली है। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज़ अ सेकंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप डिफाइनिंग करते हो और ग्रुपिंग करते हो एक्टिविटीज़ की। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। उन एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर दी जाती है और उस एक्टिविटी की ग्रुपिंग का एक हेड बना दिया जाता है। जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर देखेगा, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है वो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है वो मार्केटिंग मैनेजर देखेगा। तो यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी बिजनेस के अंदर उन सबको ग्रुपिंग कर दिया जाता है, उनको डिफाइन कर दिया जाता है ऑफ द इंटरप्राइजेज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग दैम। कौन किसके लिए जिम्मेदार है, किसकी क्या अथॉरिटीज़ है, ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्लूप्रिंट है, एक जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अगर हम प्रोसेस को समझें तो हम ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक बिजनेस की अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, चाहे वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है, उन सब ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर दिया जाता है, सेटिंग कर दी जाती है उन ऑब्जेक्टिव की। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम अपनी एक्टिविटीज़ को डिटर्मिनेट करते हैं। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटी दैट नीड टू बी परफॉर्म फॉर सच ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे एक दिन के अंदर 1000 यूनिट सेल करनी है, तो 1000 यूनिट सेल करने, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी? जैसे कि आपको उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक व्यक्ति रखना पड़ेगा जो उसकी प्रोडक्शन करेगा, एक पैकिंग करेगा, एक ब्रांडिंग का काम करेगा, ठीक है जी, एक उसके फंड्स मैनेजमेंट करेगा, एक सेलिंग का काम करेगा। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद जिन जिनको वो एक्टिविटी हम लोगों ने असाइन करी है, असाइनिंग उनकी ड्यूटीज़ भी असाइन की जाएंगी कि इन एक्टिविटीज़ के लिए यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर कुछ भी मतलब अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग जिम्मेदारी फिक्स कर पाएँ कि कौन इसके पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो असाइनिंग ड्यूटीज़, और ड्यूटीज़ ही नहीं, साथ ही साथ हमें उसको अथॉरिटीज़ भी देनी पड़ेंगी वो काम करने की। विदाउट अथॉरिटी यू कैन नॉट असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आपको उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। तो आप जो जितने भी व्यक्ति हैं उनको आप अथॉरिटी देंगे, और इन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में, ये जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ की बात करी, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़, और उसके बाद करेंगे उनको जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, और एक सही इन्वायरमेंट है जिसके अंदर प्रोडक्शन की जा सके, जिसके अंदर मार्केटिंग की जा सके, जिसके अंदर अकाउंट्स मैनेज किया जा सके, वो जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जितनी भी उनको मशीनरी चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब आपको देनी पड़ेगी। और साथ में आपको एक सही इन्वायरमेंट आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एट एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशन फॉर ओवरऑल कंट्रोल, और पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए मुझे एक रिलेशनशिप सेट करने पड़ेंगे कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम होम, और किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन किसके प्रति जो है अकाउंटेबिलिटी रखता है, और किसकी किसके लिए जो है अथॉरिटीज़ है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसाइड किया जाता है। स्टिल वी आर नॉट स्टार्टिंग वर्किंग ओवर हेयर, बट हम एक खाका बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके बेस पर फिर आगे काम किया जाएगा। अब जैसे इस पिक्चर के अंदर आप समझ सकते हो कि जैसे एक टॉप लेवल मैनेजर है, एक जनरल मैनेजर है, उसके नीचे उसने 3 मैनेजर रख दिए, उसके नीचे फर्दर असिस्टेंट हम लोगों ने रख दिए। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इसी चीज़ को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसी चीज़ को, जो ये जितना भी आपने स्टेप्स पढ़ा, ये सारा स्टेप्स का जो एंड रिजल्ट होगा वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन सोचो अगर ऐसा हो कि पता ही ना चले ये सारे मतलब जो है एक कंपनी के व्यक्ति हैं
और ये पता ना चले कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, एक मैस क्रिएट हो गया है ना, किसी को पता ही नहीं कि किसके लिए काम करना है, किसको जवाब देना है, किससे काम लेना है। तो ये एक गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों पिक्चर्स में क्लियर हो रहा है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये फॉर्मल होना चाहिए, हमारा जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इस तरीके से जो है 6 और 7 या तितर बितर सा नहीं दिखना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते किस किस टाइप के हैं। ठीक है जी, अब हम टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो हमारे पास मुख्य तौर पर 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर फिर बहुत सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर जिसको जानबूझकर डेलिब्रेटली बनाया गया है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, कि ये व्यक्ति, हायर वाला व्यक्ति इससे काम करवाएगा, ये वाला व्यक्ति फर्दर इन व्यक्ति से काम कराएगा। तो ये जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो कि लगभग रिटर्न की फॉर्म में होती है कि किसकी किसके प्रति अकाउंटेबिलिटीज़ है। तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता है ताकि स्मूथली जो है काम किया जा सके। अब इसी के अंदर सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक वर्टिकल फॉर्म में बनता है, जैसे मैंने ये आपको बना के दिखाया, ये एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसको मिलिट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इसलिए इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोला जा सकता है। अब इससे आपके 2-3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप बोलेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसको और किस नाम से बोला जाता है, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से बोला जाता है। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे 2 पिक्चर्स लेकर आया हूँ, जैसे कि एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे 2 मैनेजर और हैं, एक सेल्स मैनेजर है और एक परचेज मैनेजर है। एक सामान को खरीदेगा और एक सामान को बेचेगा। इन्होंने फर्दर उसके नीचे असिस्टेंट रख रखे हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको जो है हम लोग लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जैसे अगर हम मिलिट्री का ही एग्जाम्पल देखें तो सबसे ऊपर जो पोजीशन होती है मिलिट्री में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। उसके नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा, उसके नीचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, फिर एयर का अलग होगा, इंडियन आर्मी का अलग होगा, आर्मी का अलग होगा। तो इस तरीके से एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। दूसरा फॉर्म है हमारे पास लाइन एंड स्टाफ। देखिए इसका नाम कितना मिलता जुलता है, लाइन तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो लाइन के साथ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो लाइन होगी यहाँ पे, उनका काम होगा डिसीजन लेने का, दे आर डिसीजन मेकिंग बॉडी। फाइनल डिसीजन जो है लाइन स्ट्रक्चर के जो मैनेजर्स हैं वो ही लेंगे, लेकिन जो स्टाफ है वो ऐड किया गया है उनकी हेल्प्स के लिए, यानी ये जो एडवाइजरी का काम करेगा, ये हेल्प एडवाइस करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। द अल्टीमेट डिसीजन विल बी टेकन बाय लाइन मैनेजर्स बट स्टाफ विल असिस्ट देम कि इट कुड बी हैपन। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स बिठाते हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनको उस विषय के बारे में डिटेल जो है नॉलेज है, तो उनकी एडवाइस को यूज़ करके जो है अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो मेरे बेसिकली स्टाफ है, ये मेरे पास स्टाफ है, और ये जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है ये मेरे पास लाइन है। जनरल मैनेजर्स है, जनरल मैनेजर का काम है डिसीजन लेना, लेकिन इसने अपने नीचे एक पर्सनल असिस्टेंट भी रख लिया। पर्सनल असिस्टेंट के बाद नीचे आगे मेरे पास दोबारा से लाइन पर्सनल मैनेजर, यानी जो कर्मचारी के बारे में HRM का काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करेगा, वर्क मैनेजर हो गया और चीफ अकाउंटेंट हो गया। अब इनके नीचे जो है प्लांट सुपरिटेंडेंट है, प्लांट सुपरिटेंडेंट की हेल्प के लिए क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है जो इसको एडवाइस करेगा। इसी तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर है जो इसको एडवाइस करेगा। तो यहाँ पे एडवाइस का काम भी हो रहा है और डिसीजन लेने का काम भी हो रहा है, तो ये इसका एक बेटर वर्जन है। बट इसके साथ प्रॉब्लम रहती है कि कई बार जो लाइन और स्टाफ के अलग अलग मैनेजर्स हैं उनके बीच में एक यूनिटी नहीं क्रिएट हो पाती, यानी कि दोनों अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं कि भाई मुझे पता है और वो कहते हैं मुझे पता है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो इसकी ये बैरियर है। बट जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी अपने साथ एडवाइजरी रखती है, तो वो उनको अलग अलग एडवाइस देते हैं जिसके बेस पर वो अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, विच इज़ इंस्पायर बाय फंक्शनल फोरमैनशिप गिवन बाय F.W. टेलर। हम लोगों ने ये इसको पिछली क्लासेस में जब हमने थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था वहाँ हमने डिटेल में समझा था। तो ये क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के बेसिस पर डिफाइन होना चाहिए, यानी अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनका क्लासीफाइड कर दो आप और उसके हिसाब से जो है स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक ऊपर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है,
या फिर आप इसको कह लो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या एक जनरल मैनेजर है, ये हायर लेवल की पोजीशंस है। अब इनके नीचे क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ये काम है, R&D मैनेजर, ठीक है, एक फाइनेंस मैनेजर का काम है, एक मार्केटिंग मैनेजर का काम है। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी मेरी डिविजन्स हो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स, तो मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिविजनल जो है एग्जीक्यूटिव्स भी रख सकता हूँ। तो यानी जितने भी मेरे पास काम है, जितने भी मेरे पास फंक्शन है, उसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अब R&D के अंदर एक व्यक्ति प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करेगा, एक व्यक्ति प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट के बाद एक टीम होगी जो उसकी टेस्टिंग करेगी कि उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ अकाउंटेंट होंगे, कुछ परचेजिंग का काम करेंगे, कुछ फाइनेंस का काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना दिया गया है। चौथा मेरे पास जो टाइप है वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो उनके पास क्या होता है, उनके दो ऑफिसेज बना दिए जाते हैं। एक तो होता है हेड ऑफिस और एक होता है हमारे पास फील्ड ऑफिस। जो फील्ड ऑफिस होता है उसके अंदर बहुत सारी डिविजन्स बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू एरिया या अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, और उनके पास सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स होते हैं ये, यानी कि काफ़ी हद तक इनके पास राइट्स होते हैं अपने लेवल पर डिसीजंस लेने के, और कुछ राइट्स के लिए जो है हेड ऑफिस से राय भी ले सकते हैं। तो इंटरप्राइजेज इज डिवाइडेड इनटू सेमी ऑटोनोमस, यानी कि अर्ध स्तर पर इनके पास स्वतंत्रता होती है डिसीजंस लेने की। तो इस तरीके का डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको अक्सर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे डिवीजन्स बनाई जाती है। जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल देके बताऊं कि एक CEO है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसने 3 डिवीजन बना दी। डिवीजन ए, जैसे डिवीजन ए मान लीजिए डिवीजन ए अंबाला बना दी, डिवीजन बी भिवानी बना दी, और डिवीजन सी मान लीजिए उसने चरखी दादरी बना दी। तो इस तरीके से उसने 3 डिविजन्स बना दी जो अलग अलग एरियाज को कैटर करेंगी, उनकी डिमांड को देखेंगी। तो अकॉर्डिंग टू एरिया या अकॉर्डिंग टू यूनिट जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि नॉर्थ डिवीज़न है ये साउथ डिवीज़न है, ये ईस्ट डिवीज़न है, ये वेस्ट डिवीज़न है, इस तरीके से भी जोन में बांटा जा सकता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और है, वो है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, उस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन की जाती है और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए टेम्परेली एक जो है डेलिबरेटली एक कमेटी गठित कर दी जाती है। आपने सुना होगा कि ये एक जो है टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है, ठीक है जी। कुछ परमानेंट कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे फाइनेंस की कमेटीज़ होगी, और फाइनेंशियल कमीशन की जो है कमेटी होगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी होगी। ऐसी बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी कमेटी होती है। वुमेन डेवलपमेंट के लिए कमेटी बना दी आपने, ठीक है जी। या फिर जो है आप लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए एक कमेटी बना दी कि इनका काम होगा इन्फॉर्मेशन को देने का। या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके लिए आपने कोई कमेटी बना दी है। तो इन तरीके से जो है कमिटीज़ बना दी जाती है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करती हैं और उसका सलूशन प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ हमारे पास अगला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो कंपनीज होती है जो प्रोजेक्ट बेस पे काम करती हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कहीं टेंडर भरा कि कहीं पे वो रोड बना रहा है और कहीं पे वो बिल्डिंग बना रहा है, कहीं पे वो पुल बना रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके पास चल रहे हैं। तो हो गया कि हर प्रोजेक्ट के लिए वो एक टीम बना देगा। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है एक प्रोडक्शन का व्यक्ति है, एक R&D का व्यक्ति है, एक मार्केटिंग का व्यक्ति है, एक HRM का व्यक्ति है। तो ये टीम बना के प्रोजेक्ट काम करेंगे और जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे लग जाएंगे। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ही एक्सटेंशन है। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी होगी इसके अंदर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी होगा। जो हमारे पास टेलर का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी कि फंक्शन के आधार पर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, और जो दूसरा हम लोगों ने प्रोजेक्ट पढ़ा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। मैथ्स में भी आप पढ़ते हो कि इस तरीके से 2x2 की मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स बना दी, या 3x3 की आपने मैट्रिक्स बना दी। तो इसका मतलब क्या है, ये दो तरफा चल रही है, यहाँ पे एक रो भी है और एक कॉलम भी है हमारे पास। तो मैट्रिक में भी एक आपके पास रो है और एक आपके पास कॉलम है। तो जनरल मैनेजर होगा, उसके नीचे डिपार्टमेंट मैनेजर होंगे, यानी फंक्शन के आधार पर मैनेज, ये हमारा इंजीनियर डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, और भी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। और इसी तरीके से हमारे मैनेजर्स हैं। मान लीजिए हम एक समय में
एक समय में 4 प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी रख दिए, प्रोजेक्ट XYZ ऐसे करके 4 मैनेजर, 3 मैनेजर ऐसे प्रोजेक्ट के भी रख दिए। तो इन सबके पास अपनी अपनी एक टीम होती है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है। तो फंक्शनल भी है और प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो दो तरीके से यहाँ पे काम चल रहा होता है, इसीलिए इसको मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जैसा नजर आता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मैट्रिक में यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शेयर किया जाता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फंक्शनल मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यह सिंगल लाइन ऑफ कमांड है या ड्यूअल रिपोर्टिंग है, यानी कि ड्यूअल कमांड है। और यहाँ पे जो टीम मेंबरशिप है वो परमानेंट रहती है, यानी ये जो एक बार कमेटी बन गई, प्रोजेक्ट मैनेजर ए को जो व्यक्ति असाइन हो गए वो उसकी टीम रहेगी, वो बार बार व्यक्ति चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये टेम्परेरी है। एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वो टीम को डिसबैंडेड कर दिया जाता है, फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट बनाया जाता है और उसके लिए अलग तरीके के टीम्स क्रिएट की जाती है। तो टीम इज डिसबैंडेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ टीम को डिमोलिश कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एम्प्लॉय वापस से रिटर्न कर जाते हैं अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट में, और जब नया प्रोजेक्ट आता है तो दोबारा से किसी न किसी की ड्यूटी लगाई जाती है कि उस प्रोजेक्ट में आपने फंड्स का काम करना है, आपने मार्केटिंग का काम करना है, आपने ऑपरेशन का काम करना है, तो उनको उस तरीके से दोबारा रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ये सारे के सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल की। देखो, इनफॉर्मली डेलिब्रेटली नहीं बनाए जाते, यानी जानबूझकर नहीं बनाए गए, ये अपने आप ही बने हैं। अब आप किसी कंपनी में जब काम करते हो या किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो वहाँ के कुलीग्स में से आपको कोई हो सकता है कि कोई कर्मचारी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, आपका दोस्त बन जाए। तो जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के कारण आपकी बेसिकली एक वाइब्स मैच कर रही है किसी व्यक्ति के साथ, तो जो आपकी दोस्ती हो गई है, वैसे जो स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रहे हैं उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। जो ये फॉर्म्ड होते हैं विद इन फॉर्मल। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तभी तो इनफॉर्मल बनेंगे, तो फॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन इज फीचर बाय म्यूचुअल एड, यानी कि आप किसी कर्मचारी की हेल्प करेंगे, मतलब आप छुट्टी पे हैं तो आपका किसी ने काम कर दिया, और वो छुट्टी पे तो आपने उसका काम कर दिया, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और आप अच्छे दोस्त बन जाते हो। ऑफिस के बाहर भी आप जो है एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते हो। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। कॉपरेशंस और कंपेनियनशिप ये एक तरीके की डेवलप्ड होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज क्रिएटेड द अथॉरिटी स्ट्रक्चर, कि अथॉरिटीज होंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पे आपके सोशल रिलेशन अपने आप डेवलप्ड होते हैं आउट ऑफ इंट्रैक्शन। जैसे ही आप इंट्रैक्शन करते हो किसी व्यक्ति के साथ, तो इंट्रैक्शन के थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ मुझे जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। ऑरिजिन की बात करें तो अरेज एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके कारण फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आपके सोशल इंटरेक्शन से क्रिएट होता है। अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास जो पोजीशन आती है वो मैनेजमेंट के द्वारा उसको असाइन की गई होती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो पोजीशन आ रही है कि आप किसी व्यक्ति को काम कर रहे हो और वो आपके भाईचारे में काम कर देता है, तो ये एक पर्सनैलिटी, आपकी एक पर्सनल क्वालिटी के बेसिस पे जो है आपकी अथॉरिटी क्रिएट हो रही है। इट इज़ डायरेक्टेड बाय रूल्स और देर इज़ नो रूल, ये बिहेवियर पैटर्न के बेस पे चलता है। देर इज़ नो सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न। अब अगर आप आज आपका मन कर रहा है किसी से बात करने का तो करेंगे, कल नहीं करेगा तो आप उससे नहीं बरतेंगे। तो ये जो है बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता रहता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्केलर चैन। जैसे कि हम लोगों ने फ्यूल के प्रिंसिपल में पढ़ा था, देयर इज अ स्केलर चैन, कि एक अथॉरिटी एक लाइन से जो है कम्युनिकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल चलता है। लेकिन यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइडेड नहीं है, यहाँ कोई प्लान रूट नहीं है। अब एक छोटे कर्मचारी के एक सीनियर मैनेजर के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। एक सीनियर मैनेजर के एक मिडिल टर्म मैनेजर के साथ भी जो है अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये लो लेवल मैनेजमेंट के साथ भी हो सकते हैं। तो यहाँ कोई फ्लो नहीं है कम्युनिकेशन का, जबकि यहाँ पे स्केलर चेन रहती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजिड होता है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एक बार जैसा बना दिया ये वैसे ही चलता रहता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये फ्लेक्सिबल होता है।
लीडरशिप की बात करें तो यहाँ मैनेजर्स आर लीडर, लीडर मे और मे नॉट बी मैनेजर, यानी यहाँ जो लीडर्स है जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मली कोई मैनेजर हो, वो हो सकता है कि कोई कर्मचारी भी हो, जरूरी नहीं है कि वो अधिकारी ही हो, ठीक है जी। तो लीडर कुड बी मैनेजर और कैन नॉट बी, बट वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग लीडर माना जाता है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आपसे इस डिफरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। अब देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल के अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इन टॉपिक से भी अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है मेरा बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो जैसा एज इज नेम सजेस्ट, इसका नेम ही बता रहा है कि देयर इज नो बाउंड्री इन ऑर्गेनाइजेशन, हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। इस टर्म को जो है डेवलप किया था जैक विल्च ने। इन्होंने बोला कि जो हमारी नई समस्याएं हैं, जो नया इन्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोगों को बाउंड्री स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसके लिए बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये इलेमिनेट करता है ट्रेडिशनल बैरियर्स को बिटवीन डिपार्टमेंट और एज वेल एज बैरियर्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। यानी कि आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कोई एआई बेस्ड कंपनी है, ठीक है जी, तो उसने एडवर्टीजमेंट निकाला कि मुझे ये प्रोजेक्ट करवाना है, तो जिस व्यक्ति को भी वो प्रोजेक्ट अच्छे से कर देगा हम उसको असाइन कर लेंगे। तो देयर इज़ नो बाउंड्री कि ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए निकाला गया है या पर्टिकुलर कंट्री के लिए निकाला गया है। तो कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये प्रोजेक्ट अच्छे से कम कॉस्ट पे कर देगा हम उसको ये काम असाइन कर देंगे। तो देयर इज़ नो बाउंड्री। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसा फ्रीलांसिंग होती है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम करवाने वाले और करने वाले दोनों अपना जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो जिसको मान लीजिए कोई काम करवाना है तो वो एडवर्टीजमेंट दे देगा कि भाई मैं ये काम करवाना चाहता हूँ और मैं इतनी कॉस्ट देने को तैयार हूँ, और करने वाला भी अपना जो है काम वहाँ पे जो है शो करता है कि मैंने ये काम कर रखा है, मैं इस काम के इतने चार्जेस लेता हूँ। तो कोई भी क्लाइंट हो सकता है और कोई भी बायर हो सकता है, कोई भी सेलर हो सकता है। देयर इज़ नो बाउंड्री इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। इन द सेम वे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे यानी कि कोई आपका फिजिकल ऑफिस नहीं होगा, कोई लोकेशन पे ऑफिस नहीं होगा, ये सारा का सारा काम जो ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, एक वेबसाइट बना के किया जा रहा है, उसको हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और एक होती है हमारी हालो ऑर्गेनाइजेशन। हालो मतलब होता है कि एक तरीके से खाली, खोखली। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे आप सारा का सारा काम जो है आउटसोर्सिंग कर रहे हो, यानी कि मेरी फर्म जो है केवल सेलिंग का काम कर रही है। हमने कच्चा माल कहीं और से खरीदा, फिर वो कच्चा माल मैंने किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दे दिया, वो भी हमारी कंपनी नहीं है, किसी बाहरी पक्ष को दे दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही है। और एक कंपनी को बोला मैंने इसके लिए आप ब्रांडिंग लेबलिंग तैयार करो, तो उसने वो तैयार कर दिया। फिर मैंने जो है एक जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हायर कर लिया कि तुम मेरे अकाउंट्स मैनेज करोगे। तो इन सब ये अलग अलग कंपनीज हैं, कोई रॉ मटेरियल बनाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई मार्केटिंग करती है, कोई फाइनेंस मैनेज करती है। तो अलग अलग कंपनीज हैं और इन सब कंपनी को मैंने अपना काम जो है आउटसोर्स कर रखा है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर रखा है। तो इस तरीके की फर्म को हालो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये सारे हमारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेट करती है, उनका मैं मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू गिव्स ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ऑब्लिगेशंस, यानी कि आपको जो है कुछ पावर्स दी गई हैं। सॉरी, राइट टू गिव ऑर्डर्स यानी कि आपके पास राइट्स है, पावर है आपके पास ऑर्डर देने का, कमांड देने का, और उसी के हिसाब से जिसको भी आप काम दे रहे हो उससे आप उसका ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है आपके प्रति जो है काम करने का। तो अथॉरिटी मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ पावर विच इज़ गिवन बाय मैनेजमेंट टू यू, कि आप ये काम करवाने के लिए भैया आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपको पूरी अथॉरिटी है, बाय हुक और बाय क्रुक आप जिस मर्जी तरीके से काम को करवा लीजिए। तो ये अथॉरिटी होती है। इन द सेम वे अथॉरिटी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो सबऑर्डिनेटर को दिया जाता है। Extremely severe alerts in depth launches cell protocols using indigenous technology, for instance disaster alerting service for its citizens. Alert citizens, save nation. No action is required by the public upon receipt of this. जो ऑब्लिगेशन है वो बेसिकली क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ अ ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी एज रिक्वायर्ड बाय हिज सुपीरियर्स, यानी जैसा सुपीरियर आपको कहेगा उस हिसाब से आपको काम करना है और उस काम के हिसाब से आप जो है
उस काम के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो जिम्मेदारी यानी कि जो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मतलब है कि आपको जो काम दिया गया आपको वो काम करना पड़ेगा, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द सेम वे अकाउंटेबिलिटी, जब आपको कोई ऑब्लिगेशन दिया जाता है तो फिर आपसे फीडबैक भी ली जाती है कि आपने काम किया या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आपको जो हमने टारगेट्स दिए थे वो आपने टारगेट अचीव क्यों नहीं करे। तो अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन ऑफ आवर इंडिविजुअल टू रिपोर्ट फॉर्मली टू हिज सुपीरियर, यानी कि ऑब्लिगेशन एक व्यक्ति का ऑब्लिगेशन है, एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का ऑब्लिगेशन है कि वो रिपोर्ट करे अपने सुपीरियर को जिसके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी है, अबाउट द वर्क ही हैज़ डन, जो भी उसने काम किया उसके लिए वो जो है अकाउंटेबल है, टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने डिस्चार्ज करी है, कैसे करी है और क्यों वो एट पार नहीं कर पाया, यानी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाया, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की जाती है। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है पावर। ये क्या है, एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, यानी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की पावर का मतलब क्या हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस कितना है जिनसे वो काम करवा रहा है, तो उसको आप पावर कहते हो। हम कहते हैं ना कि भाई फलाने व्यक्ति की बहुत पावर है, इसकी बहुत चलती है, तो अगर कोई काम कराना है तो इस व्यक्ति को कह दो, तो इसको हम पावर कहते हैं। और पावर और अथॉरिटी में एक डिफरेंस ये है कि जो अथॉरिटीज़ है ये आपके पास आती है फॉर्मल रिलेशन से, यानी कि अथॉरिटी आपको दी जाती है लीगली, लेकिन जो पावर है वो लीगली दी भी जा सकती है और नहीं भी। यानी पावर एक जो है एक पर्सनल क्वालिटी है व्यक्ति की, कोई व्यक्ति पावरफुल होता है और कोई व्यक्ति पावरफुल नहीं होता है। जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होता है वो उतना ज़्यादा जो है पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। तो पावरफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पावर दी गई हो फॉर्मली, लेकिन जो अथॉरिटीज़ है वो आपको फॉर्मली दी जाती है। इन द सेम वे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इट कुड बी ट्रांसफ़र, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिंग में भी डिफरेंस होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र की जा सकती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा सकती। जैसे ए ने काम कहा बी को कि भैया ये काम कर देना, बी बिजी था तो बिजी ने ये काम सी को बोल दिया कि सी तुम ये काम कर देना, तो यहाँ क्या करा, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी और इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी, इट कुड बी ट्रांसफ़र। लेकिन जब ए फीडबैक मांगेगा कि भैया वो काम तुम्हें दिया था तुमने किया कि नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी तो केवल बी की रहेगी, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सी। अगर मैंने आपको कोई व्हीकल दिया कि भैया ये लो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, ये मेरी बाइक है, इसको रख लो, मैं 10 दिन बाद आऊँगा तुमसे ले लूँगा, तो मैंने तुम्हें जो है अपनी बाइक दे दी, एक जिम्मेदारी दे दी। अब आप भी कहीं चले गए और आपने उस बाइक को किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया कि भैया तू रख ले, मैं तेरे से 5 दिन में ले लूँगा, मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और मान लीजिए इन बिटवीन वो बाइक चोरी हो जाती है या उसका कोई चालान कट जाता है, तो मैं किससे जवाब मांगूंगा, जिसको मैंने बाइक दी है, ना कि उसको कि जिसने फर्दर वो बाइक किसी और को दे दी। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन। तो ये दोनों डिफरेंस इनके बीच में भी पता होना चाहिए आपको, और पावर और अथॉरिटी के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। अब पावर के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा आते हैं कि 5 तरीके की पावर्स जो है गिवन की हैं जॉन फ्रेंच ने और बरहम रेवन ने। तो ये जो राइटर्स हैं इन्होंने बोला कि एक इंसान के पास 5 तरीके की पावर्स हो सकती है। आपसे पेपर में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया भी है ये क्वेश्चन। तो ये 5 फोर्स ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, एक तो राइटर का नाम आपको याद रखना है, दूसरा ये कौन कौन सी पावर्स है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली पावर है लेजिटिमेट पावर, यानी वो पावर जो किसी कानूनी तौर पर आपके पास आई है। ठीक है जी, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी आई है आपके इंसेस्टर्स की, तो लेजिटिमेटली आई है, यानी उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे, अपनी जो विल है वो तुम्हारे नाम पे लिख दी। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा कानूनी तौर पे अधिकार है, आपकी पावर है, आप चाहे उसको जो है डिमोलिश करें, आप चाहे तो उसमें और फर्दर फ्लोर बना दें, आप चाहे तो उसको इंडस्ट्रियल साइट बना दें, तो दिस इज़ योर लेजिटिमेट पावर, यानी कि लीगल तौर पर आपके पास कोई पावर आई है। एक सीनियर मैनेजर के पास जो पावर आई है वो कंपनी के स्ट्रक्चर के कारण आई है। ठीक है जी, कंपनी ने बोला कि भैया आप सीनियर मैनेजर हो, आपका काम है जूनियर मैनेजर से या असिस्टेंट मैनेजर से काम करवाना, तो ये लेजिटिमेट पावर है जो कंपनी के थ्रू उसके पास आई है। एक होती है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो आपके पास ये पावर है कि आप उसको रिवॉर्ड कर सकते हो, आप उसकी सैलरी इंक्रीज कर सकते हो, आप उसको इंसेंटिव दे सकते हो, तो ऐसी पावर को रिवॉर्ड पावर कहते हैं। और इसी का बिल्कुल उल्टा होता है कोर्सिव पावर या कोरेक्टिव पावर। अगर कोई व्यक्ति काम गलत करता है तो आपकी पावर है कि आप उसको पेनल्टी लगा सकते हो उस व्यक्ति के ऊपर, तो इसको कोर्सिव पावर कहते हैं, यानी कि जबरन आप उससे काम भी करवा सकते हो। रेफरेंट पावर का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है
वो इतनी उसकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है कि हम ये कहते हैं कि अगर भाई तुझे वो काम करवाना है तो तेरा वो काम वो व्यक्ति ही करवा सकता है। तो इसको बोलते हैं रेफरेंट पावर, यानी कि एक व्यक्ति का जो दबदबा है, एक इस तरीके की करिज्मेटिक पर्सनालिटी है उस व्यक्ति की कि जो भी उस व्यक्ति के पास जाएगा काम करवाने तो वो उसके थ्रू तो वो काम हो ही जाएगा, तो उसको रेफरेंट पावर कहते हैं। इसी तरीके से एक्सपर्ट पावर होता है। कुछ लोग अपनी फील्ड में जो है जीनियस होते हैं, यानी कि वो अपनी फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज रखते होते हैं, तो अगर उस पावर को वो यूज़ करते हैं तो हम उनको एक्सपर्ट पावर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिचुएशन रेज हो जाती है जहाँ पे मेरी कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, तो मशीनरी ख़राब होगी और मुझे पता है कि मेरे पास एक ही व्यक्ति है मेरी फर्म के अंदर जो उस जो है मशीन को सही समय पर ठीक कर सकता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस काम का। ठीक है जी। तो उस ऐसे व्यक्ति की जो पावर हुई वो ही एक्सपर्ट पावर, यानी कि वो एक की पर्सोनल है, वो उस काम के लिए बेस्ट फिट है, और उसकी जो नॉलेज है, उसकी नॉलेज ही, उसकी एक्सपर्टीज़ ही उसकी पावर बन जाती है। तो ये 5 तरीके की पावर्स होती है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक मेरे पास आता है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकता है, इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, या स्पैन ऑफ सुपरविजन भी कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, स्पैन ऑफ अटेंशन भी कह सकते हैं। किसी भी नाम से आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, पर्सन ए, ठीक है, ये एक मैनेजर है और इसके नीचे ये 5 व्यक्ति से ही बेहतर काम करवा सकता है। एक टीचर है, ठीक है जी, एक टीचर का जो है अगर 6 स्टूडेंट है तो उन्हीं को वो बेहतर पढ़ा पाएगा, और 6 की जगह 60 हो जाएंगे तो वो सभी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये एक रेशो है कि कंट्रोल करने वाला व्यक्ति और जितने सबॉर्डिनेटर्स हैं उनके बीच का रेशो क्या होना चाहिए, यानी कि जो सुपीरियर है और जो सबॉर्डिनेटर्स हैं उनका रेशो क्या होना चाहिए, उसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया था सर एन हैमिल्टन ने, अपनी एक बुक लिखी थी 1921 में उन्होंने, द सोल एंड द बॉडी ऑफ आर्मी, ये इनकी बुक है। इसके अंदर इन्होंने जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल के कंसेप्ट को इलेबोरेट किया था। फिर इस कंसेप्ट को फर्दर जो है एवी ने और लिंडल एफ उर्विक ने इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सपेंड किया, और उन्होंने जो है एक ये रेशो बताई कि टॉप लेवल पर 1:6 की रेशो होनी चाहिए, यानी कि एक जनरल मैनेजर है तो उसके नीचे 6 फंक्शनल मैनेजर हो सकते हैं, और लोअर लेवल पे एक मैनेजर है तो उसके नीचे जो है 20 वर्कर काम कर सकते हैं। जैसे ये रेशो बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है, जो स्पैन है, ठीक है, वो दूर होता चला जाएगा और व्यक्ति फिर वहाँ तक रीच नहीं कर पाएगा, उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक शेडेड एरिया रह जाएगा जहाँ पे आपका अच्छा कंट्रोल नहीं रहेगा, तो इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसके लिए जो है फार्मूला भी दिया गया है, R=N 2/2, और जो है इनोमिनेटर में जो आपके पास है उसको 2n कर दीजिए आप, और n-1 कर दीजिए। यहाँ पे जो R है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप होने चाहिए, और n जो है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेटर्स हैं। अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेटर्स हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रिलेशनशिप बनेंगे। ठीक है जी, कितने रिलेशनशिप डेवलप्ड होंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए। अगला टॉपिक है हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, अपनी अथॉरिटी को नीचे वाले व्यक्ति को डेलीगेट कर देना। कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सारी की सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकता, वो उसको कुछ कुछ चीज़ों के लिए दूसरे व्यक्तियों पे डिपेंड होना पड़ता है। इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंपल्सरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते, आपको कुछ कामों को नीचे वाले व्यक्ति को सौंपना पड़ेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। सारी जगह डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। टॉप लेवल मैनेजमेंट विच डिसाइड इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना है ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जनरल मतलब बता देता हूँ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आप कुछ समय के लिए अपना काम जो है नीचे वाले व्यक्ति को सौंप देते हो, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंटली वो काम जो है किसी सबॉर्डिनेटर को आप दे देते हो। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी हो जाता है। क्यों, एक कंपनी है यूएस की, ठीक है जी, यूएस की
कंपनी है और उसको अपना जो है बिजनेस का फैलाव करना है, मान लो उसको अपनी एक यूनिट इंडिया में भी खोलनी है, अपनी एक यूनिट ऑस्ट्रेलिया में भी खोलनी है, अपनी एक यूनिट यूएई में भी खोलनी है, तो ये सारी जगह पर एक व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इसको अपने जो काम है वो परमानेंटली यहाँ के एक मैनेजर को सौंपने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के एक मैनेजर को सौंपने पड़ेंगे, यूएई के एक मैनेजर को सौंपने पड़ेंगे। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन एक जनरल बिजनेस की बात करूँ, एक करियाने की दुकान की बात करूँ, ये भी एक बिजनेस है, ठीक है। इसमें भी एक जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, अपना एक सप्लायर रखता है जो उसको उसकी दुकान पे सामान देकर जाता है, अपने काम करने के लिए एक असिस्टेंट रख लेता है, ठीक है, कि जब वो प्रेजेंट नहीं है या ग्राहक बहुत ज़्यादा दुकान पर है तो उसकी हेल्प कर दे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि मैंने राइट दे दिया भैया तुम्हें कि तुम मेरी दुकान के लिए सप्लाई लाओगे और तुम मेरी जो है सामान बेचने में हेल्प करोगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कुड बी शॉर्ट टाइम, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक परमानेंट सोल्यूशन हो गया। लेवल ऑफ कंट्रोल की बात करूँ तो यहाँ जो कंट्रोल है वो मालिक के हाथ में ही रहेगा इस केस के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। यहाँ का व्यक्ति रोज इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा है ना, तो इसके पास अपनी पूरी खुद की पावर हो जाती है। तो यहाँ लेसर कंट्रोल होता है लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, और यहाँ पे आपका कंट्रोल अच्छा होता है। यहाँ पे क्या है, आप जो टास्क जितने भी टास्क है उनको शेयर कर रहे हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रोसेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपने डिसीजन लिया कि हमें बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस खोलनी है, तो अलग अलग ब्रांच मैनेजर को हमें रखने पड़ेंगे। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द डिफरेंट सुपीरियर एंड देयर सबऑर्डिनेटर व्हेन वी डेलीगेट इट वी मल्टीप्लाई इट टू। जैसे मान लीजिए एक मैंने अपना काम जो है एक व्यक्ति को सौंप दिया और उसने अपने नीचे 2 व्यक्ति रख लिया और उन्होंने फर्दर 2 व्यक्ति जो है रख लिया अपने काम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये सुपीरियर तक जो है अलग अलग रिस्ट्रिक्शन रहती है कि कितनी अथॉरिटी ये डेलीगेट करना चाहेगा, कितनी अथॉरिटी ये करना चाहेगा, कितनी ये करना चाहेगा। लेकिन ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, यानी कि पूरा का पूरा एक सेपरेट सेगमेंट, पूरा का पूरा एक सेपरेट बिजनेस यूनिट या एक ऑफिस अलग जगह पर हमने खोल दिया। अथॉरिटी सेपरेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑल एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, ठीक है जी। तो आप जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास अपनी सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ है वो स्प्रेड कर देते हो। व्हेन वी डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई बाय इट मैनी, और वो मैनी में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर्स को जो है कंट्रोल करके रखना, जहाँ पे इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो है लोअर कॉस्ट रहती है और यहाँ पे हायर कॉस्ट रहती है क्योंकि आप ग्रोथ कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की। हम लोगों ने फ्यूल के प्रिंसिपल में भी जाना था कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को कंट्रोल करके रखना, अथॉरिटी को कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रखना, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को बांट देना। डिसेंट्रलाइजेशन को अभी हम लोगों ने इसी स्लाइड में डिस्कस भी किया कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम आती है और यहाँ पे आपकी हायर कॉस्ट आती है क्योंकि आप एक अलग सेपरेट ऑफिस बना रहे हो, सेपरेट जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को दे रहे हो। फर्दर फ्रॉम कस्टमर लेस रिस्पॉन्सिव, यानी कि जितना दूर आप कस्टमर से होगे उतना लेस रिस्पॉन्सिव होते चले जाओगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन अगर हरियाणा में उसने दुकान खोल रखी है तो वो गुजरात में प्रेजेंट नहीं हो सकता सेम टाइम पे, गुजरात में है तो वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। तो यहाँ आप कस्टमर से दूर हो, फर्दर फ्रॉम कस्टमर से दूर रहोगे और लेस रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप क्लोजर टू कस्टमर पहुँच सकते हो और ज़्यादा रिस्पॉन्स गैदर कर सकते हो। ये कॉमन स्टैंडर्ड्स जो है प्रोसीजर और मैट्रिक्स, एक कॉमन बिजनेस इस तरीके का होता है जहाँ सेंट्रलाइज रहती है चीज़ें और कॉमन स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के लेस स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं और मोर कस्टमाइज होती है, यानी कि अलग अलग लेवल की डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, ठीक है जी। ये बेस्ट प्रैक्टिस है जहाँ पे आप अडॉप्शन कर सकते हो, और ये स्लोअर टू अडॉप्ट है, यानी इसको आप जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो। एक बिजनेस शुरू में सेंट्रलाइज ही होता है तो ये अपने आप में एक इनबिल्ट फंक्शन है बिजनेस का कि वो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी, कि जहाँ अपनी जो अथॉरिटीज़ है वो कंट्रोल करके रख रहा है। लेकिन जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है ये स्लोअर टू अडॉप्ट है, यानी कि आपको ट्रस्ट बनाना पड़ता है कि मैं वहाँ ब्रांचेस खोलूँ कि नहीं, वहाँ का मैनेजर मेरे हिसाब से चलेगा कि नहीं, ठीक है, वहाँ पे मेरा बिजनेस जो है ग्रो होगा कि नहीं। तो ये सारे कंसर्न आपको सोचने पड़ते हैं जब आप डिसेंट्रलाइज करते हो। तो ये चैप्टर था हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और मुझे लगता है मैंने कोई भी टॉपिक जो है ऐसा छोड़ा नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सके इस चैप्टर से और हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस ना किया हो, ठीक है जी। क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।